IAS की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रोटीन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। आज ही क्लास में हम लोग करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जैसा कि हमने कहा था कि बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट की भी काफ़ी महत्ता है, तो उसकी चर्चा हम कर लेंगे। जैसा नाम से जाहिर है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? कार्बन और हाइड्रेट। हाइड्रेट यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर बनाएंगे आपको कार्बोहाइड्रेट। अर्थात इस बायोमॉलिक्यूल के तीन मेन कंपोजिशन हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की कि लाइफ के लिए ये क्यों ज़रूरी होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रोटीन ज़्यादा बेसिक नीड का है कोशिका, लिविंग कोशिका के लिए या शुगर, तो आपका जवाब होगा कोशिका की बेसिक नीड के लिए शुगर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन के बिना कोशिका कुछ समय तक जीवित रह सकता है, शुगर के बिना कोशिका बिल्कुल जीवित नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि हर कोशिका कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटकर, हमने पहले ही क्लास में बतलाया था आपको, CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये एनर्जी कोशिका के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्थात अगर कोशिका में ग्लूकोज ना मिले तो कोशिका एनर्जी के बगैर काम करना बंद कर सकती है। इसीलिए बायोमॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा महत्ता है। सवाल ये पैदा होता है कि बनता कैसे है। जैसा हमने पिछली क्लास में बतलाया था कि प्रोटीन का निर्माण DNA से RNA और RNA के साथ राइबोसोम मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन विधि से। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बनने के, ग्लूकोज के बनने की बात हम करेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन ठीक उल्टा हो जाएगा। अर्थात CO2 6CO2 प्लस 6H2O ये मिलता है, और यहाँ प्रेजेंस क्या चाहिए, तो सनलाइट के क्या होंगे, फोटॉन्स। बाद में मैं पढ़ाऊंगा सनलाइट में क्या है, ये वेव भी है और पार्टिकल भी है। जो सनलाइट के पार्टिकल्स हैं फोटॉन्स कहलाते हैं। उससे उद्दीपित होकर क्या होगा, आपका हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। इसके प्रेजेंस में क्या बनेगा, C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन। जो आपने सुना होगा कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन वातावरण को लौटाते हैं या शुद्ध करते हैं। साथ में क्या बनाया आपका, ग्लूकोज। तो अब देख रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट का लिविंग सेल में बेसिक यूनिट क्या है, ग्लूकोज। लेकिन क्या ग्लूकोज इसका बेसिक यूनिट भी है? तो आपका जवाब होगा नहीं। जहाँ तक रही बात कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बन के कितने कंपाउंड होंगे उससे इसकी नॉमेनक्लेचर होगी। तो इससे छोटे भी, ये क्या है, C6 यानी कार्बन 6 है, इसको हेक्सोज शुगर बोलेंगे, क्योंकि कार्बन 6 है इसमें। कार्बन 5 होगा तो क्या होगा, पेंटोज शुगर। कार्बन 4 होगा तो क्या होगा, टेट्रोज शुगर। कार्बन 3 होगा तो क्या होगा, ट्रायोज शुगर। कार्बन 2 होगा तो क्या होगा, नहीं, कोई शुगर नहीं, क्योंकि कार्बन 1 और कार्बन 2 पर कोई शुगर नहीं होते। मिनिमम शुगर किसका बनेगा, 3 कार्बन का। इसको नोट कर लीजिए, कराते हैं आपको। उसके पहले देख लें कि कार्बोहाइड्रेट की वेराइटीज़ कितनी होगी, इसको कितने भाग में क्लासीफाई किया जा सकता है, ये देख लेंगे हम लोग। तो हम लोग चलेंगे आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये देख लीजिए, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की वर्गीकरण की बात करेंगे तो क्या होगा, मोनोसैकराइड
जिसको बोलते हैं एकल शर्करा। फिर हो जाएगा आपका, जब शर्करा के एक मॉलिक्यूल से अधिक कुल 2 मॉलिक्यूल होंगे तो उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड, यानी द्विशर्करा। और तीसरा हो जाएगा आपका, बहुत जगह ऑलिगोसैकेराइड भी लिखा रहता है, किंतु ऑलिगो छोड़िए, सीधा हम आ जाएंगे पॉलीसैकेराइड पे, यानी बहुशर्करा। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड जिसमें शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो उसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड। जिसमें कम से कम 2 कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उसको बोलेंगे द्विशर्करा। और जिसमें 3 अथवा उससे अधिक शर्करा के मॉलिक्यूल होंगे मौजूद उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड या बहुशर्करा। अब चर्चा हम करते हैं मोनोसैकेराइड की। अब इसमें ध्यान देंगे आप लोग, कार्बन के अणु पर इनका नामांकन होगा, लेकिन याद रखेंगे 1 कार्बन और 2 कार्बन मिलकर के कोई शर्करा नहीं बनाते हैं, कोई शर्करा नहीं बनाते हैं। मिनिमम यानी न्यूनतम 3 कार्बन इकाई से शर्करा बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन बराबर ट्राइयोज शुगर, 4 कार्बन बराबर टेट्रोज शुगर, 5 कार्बन बराबर पेंटोज शुगर, 6 कार्बन बराबर हेक्सोज शुगर। और आगे बढ़ता जाता है, 7 कार्बन हेप्टोज हो गया, 8 कार्बन ऑक्टोज हो गया। तो लैटिन के नोमेनक्लेचर के हिसाब से मिनिमम ट्राइयोज शुगर, उसके बाद टेट्रोज, फिर पेंटोज, फिर हेक्सोज, यहाँ तक हम कंसंट्रेट करते हैं। ट्राइयोज शुगर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बनता है इरिथ्रोज। ये हो गया आपका इरिथ्रोज, इसका एग्जाम्पल हो गया इरिथ्रोज शुगर, जो आपके ब्लड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इरिथ्र, यानी कि आरबीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण शुगर होता है, इसका नाम है इरिथ्रोज शुगर। टेट्रोज शुगर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पेंटोज पे आएंगे, पेंटोज शुगर के उदाहरण बहुत अच्छे हैं। आपका हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। पेंटोज शुगर के उदाहरण में आते हैं 2, डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। ये बनाता है डीएनए और ये बनाता है आरएनए, अर्थात पेंटोज शुगर का सजीव के लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसका 2 महत्वपूर्ण उदाहरण हो गया आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर से बनता है डीएनए और राइबोज शुगर से बनता है आपका आरएनए। और अगर आप अवेयर होंगे, आजकल न्यूज़ सुन रहे होंगे, तो आपको पता होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर से एक नई दवा डीआरडीओ ने विकसित की है जिसका नाम है 24DG, जो कि कोरोना के इलाज में काफ़ी कारगर माना जा रहा है। उसका निर्माण इसी डीऑक्सी राइबोज शुगर से किया गया है। चलिए अब अंत में आते हैं हम लोग हेक्सोज शुगर के एग्जाम्पल में। इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। ये जो भी देख रहे हैं आप, ये सब है आपका हेक्सोज शुगर का एग्जाम्पल में आता है। चलिए
तो यहाँ तक आप समझ गए कि कैसे इसका नोमेनक्लेचर होता है शुगर का। ट्रायोज शुगर, टेट्रोज शुगर, पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर की बात हम कर रहे थे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं आपका किसका, मोनोसैकराइड का चर्चा कर रहे हैं। तो मोनोसैकराइड में अब थोड़ा सा आ जाते हैं ग्लूकोज के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्लूकोज में हमने कहा था क्या है, ये कुल 6 कार्बन हो गए। अब बात करेंगे अगर हम ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हेक्सोज कार्बन है, दोनों एक ही ऐसा शुगर है। दोनों में अंतर क्या है इसको देखेंगे। तो अंतर ये है, यहाँ आप देख रहे हैं C है, यहाँ आप देखेंगे C है, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ है। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड होते हैं। तो CHO ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और बाकी सब में एक तरफ H एक तरफ OH, H OH H OH H OH H OH और H, ये हो गया आपका ग्लूकोज का। दिस वन एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज जो है उसमें शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, किंतु यही ग्लूकोज में जब ये एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन ग्रुप में बदल जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसी ग्लूकोज में जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है अगर कीटोन ग्रुप में बदल जाएगा तो ये फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखेंगे कैसे। तो मान लो कि हम इस ग्रुप को अगर हम चेंज कर दें थोड़ा सा, हमने कार्बन को यहीं छोड़ दिया, हम सिर्फ बाकी को थोड़ा बदल रहे हैं, तो अब देखो क्या होगा। कार्बन वहीं पर है, यहाँ पे हमने OH H और इस जगह पे हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड से O डाल दिया। अब देखोगे यहाँ H OH और H, ये 4 बॉन्ड हो गया है इसमें, तो बाकी चेंज तरह ये भी आ गया। बट ये पार्ट जो दिख रहा है आपको CO ग्रुप, ये क्या है, ये कीटोन ग्रुप है। तो जैसे ही कीटोन ग्रुप आएगा ये हो जाएगा क्या, फ्रक्टोज। यानी हेक्सोज शुगर की अगर हम बात करते हैं तो हेक्सोज शुगर में पहला हो गया ग्लूकोज, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, और दूसरा हो गया फ्रक्टोज, ये हो गया कीटोन ग्रुप। अर्थात ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला सेम है, इक्वल है, किंतु इसके ग्रुप अलग अलग हैं। एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में कीटोन ग्रुप है। तो ऐसे दो अणु, ऐसे दो मॉलिक्यूल जिसके केमिकल फार्मूला यानी आणविक फार्मूला एक होते हैं, किंतु ग्रुप बदल गया, विन्यास बदल गया, उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप बोलते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या है, समस्थानिक है। क्लियर? अब ये समझ गए आप। तो मोनोसैकराइड में हमने देख लिया ट्रायोज क्या है, टेट्रोज क्या है, पेंटोज क्या है और हेक्सोज क्या है। फ्रक्टोज के बारे में एक चीज़ से बता दूं कि फ्रक्टोज, इसको नोट कर लेंगे आप लोग ध्यान से, कि फ्रक्टोज ऐसा शुगर है जो ग्लूकोज से अधिक मीठा है, किंतु ग्लूकोज बढ़ गया तो आपके शरीर में क्या होगा, एक बीमारी होगी, उसको मधुमेह कहते हैं। ग्लूकोज बढ़ने से मधुमेह की बीमारी होती है, बट फ्रक्टोज ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है, अर्थात मधुमेह को ये कम करता है। दोनों में अंतर इतना ही है। और फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फलों का शुगर। फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है, ताज़े फलों के रस में फ्रक्टोज मौजूद होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये हुआ आपका मोनोसैकराइड। हालांकि बहुत कुछ पढ़ना होता है इसमें, किंतु आपके बीपीएससी के लिए, आपके पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। डीएनए आरएनए की चर्चा जब करेंगे हम डिटेल में, तो आप लोग को हम पढ़ाएंगे डीऑक्सीरिबोज शुगर के बारे में भी और राइबोज शुगर के बारे में भी। आज हमने सिर्फ नाम ले लिया, काफ़ी है। अब बढ़ते हैं हम लोग डाइसैकराइड की ओर।
यानी दो मोनोसैकराइड मिलकर डाइसैकराइड बनाते हैं। इतना काफ़ी है आप लोग के लिए जानना कि दो मोनोसैकराइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डाइसैकराइड का निर्माण करते हैं। अब इसके उदाहरण में जो आपको पूछेगा, उदाहरण के रूप में पूछता है, उसका क्या उदाहरण है और ये कैसे कंपोनेंट क्या है उसका। तो उदाहरण के रूप में हम सबसे पहले जाएंगे सुक्रोज। गन्ने के जूस में आपको क्या मिलता है, सुक्रोज। जो आप चीनी खाते हो उसमें क्या पाया जाता है, सुक्रोज। ये सुक्रोज कैसे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आप गौर करोगे, एक यूनिट ग्लूकोज का हो गया, एक यूनिट फ्रक्टोज का हो गया, दोनों मिल गए तो बन गया आपका सुक्रोज जो आपके चीनी में मौजूद है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में जाएंगे माल्टोज। आपने सुना होगा हॉर्लिक्स में बहुत माल्टोज है। जितने भी हेल्थ ड्रिंक्स आप पीते हैं उसमें माल्टोज से बना हुआ होता है हेल्थ ड्रिंक। तो ये माल्टोज क्या है, माल्टोज एक डाइसैकराइड है। और ये कैसे बनता है, एक यूनिट ग्लूकोज प्लस दूसरा यूनिट भी ग्लूकोज, यानी दो यूनिट ग्लूकोज का मिल जाए तो जो डाइसैकराइड बनता है उसको बोलते हैं माल्टोज। यानी माल्टोज यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तीसरा हम आते हैं लैक्टोज। अब लैक्टोज शुगर कहाँ मिलेगा, जो भी दूध या दूध का बने हुए प्रोडक्ट है उसमें जो आपको शुगर मिलेगा उसका नाम है लैक्टोज शुगर। ये भी एक डाइसैकराइड है। ये किससे बनता है, ग्लूकोज का एक यूनिट प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज इक्वल टू लैक्टोज। ये तीन एग्जाम्पल ही आपके परीक्षाओं में रिपीट करते रहते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये बढ़िया से याद रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डाइसैकराइड में इससे अधिक एग्जाम्पल पीसीएस के एग्जाम में नहीं पूछता है। हमने आपको वादा किया जो पढ़ना है वही मैं पढ़ाऊँगा, जो छोड़ना है जो नहीं पढ़ना उसकी डिस्कशन में करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत लोग, हालांकि अगर डाइसैकराइड की बात करें तो कुल मिलाकर लगभग 44 एग्जाम्पल हैं, लेकिन उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो पूछता है सिर्फ तीन यही हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। किसी भी पीसीएस में या यूपीएससी तक में इससे बाहर नहीं पूछता है। तो देखा आपने, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज रिकॉल करता हूँ, सुक्रोज चीनी, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लेकिन एक बार प्रश्न में आया हुआ है, ये जो शहद बनता है, शहद क्या है, ये शहद क्या है, ये पूछता है। तो शहद की बात करें तो ये बेसिकली बना हुआ है किसका, फ्रक्टोज का, फल के जूस से बना हुआ है। बट ये फ्रक्टोज नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है। मैं रिकॉल करता हूँ शहद कैसे बनता है। तो मधुमक्खियाँ फूलों के पराग से नेक्टार लेती हैं, पराग फूलों के ऊपर पराग लिया, नेक्टार लिया, यानी फूल का जूस लिया जिसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज का मिश्रण होता है। उसको अपने बॉडी में ले गए और अपने स्टमक में उसको हाफ पचाया। आधा पचाने के बाद वो बदल जाता है किसमें, इन्वर्ट शुगर में। तो शहद में क्या होता है, आपका आंसर होगा इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आधा पचा हुआ रूप है, ठीक है, जिसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। और ये आधा पचाने के बाद मधुमक्खियाँ उसको रिगर्जिटेट मुंह से बाहर निकाल देती हैं, जो शहद के रूप में उनके छत्तों में इकट्ठा होता है। तो अगर प्रश्न में पूछता है कि हनी में, शहद में कौन सा शुगर होगा, तो आपका आंसर होगा नो ग्लूकोज, नो फ्रक्टोज, ओनली इन्वर्ट शुगर। ये ध्यान रखेंगे। तो आपने डाइसैकराइड भी पढ़ लिया, काफ़ी इजी है, कुछ भी झमेला नहीं है बाबू। लेकिन ये याद रखेंगे क्योंकि जब पाचन हम पढ़ाएंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा। सुक्रोज टूट के किस में बदलता है, माल्टोज टूट के किस में बदलता है, लैक्टोज टूट के किस में बदलता है, कहाँ, आपकी छोटी आंत में। इसकी चर्चा होती रहेगी। तो से हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलीसैकराइड की ओर। अब आएंगे पॉलीसैकराइड यानी बहुशर्करा। तो जैसा हमने कहा, अच्छा एक सवाल ये होता है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़ के बना सुक्रोज। तो जैसा हमने पिछली क्लास में कहा था, सिंपल मॉलिक्यूल से जटिल मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं,
तो एक अणु पानी के निकल जाते हैं और उससे बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़े या कोई भी यूनिट जुड़ेंगे, एक मॉलिक्यूल पानी का बाहर और डाइसैकराइड बन गए। वैसे ही 3 या उससे अधिक यूनिट जब एक एक मॉलिक्यूल पानी निकल जाने से बनेंगे उसको बोलेंगे पॉलीसैकराइड। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट बहुशर्करा यानी पॉलीसैकराइड, यानी 3 या उससे अधिक। बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है 3 से 7 तक को बोलते हैं ऑलिगोसैकराइड भी बोलते हैं। तो अगर ऑलिगो आएगा तो संख्या के हिसाब से 3 से 7 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। बट सहूलियत के लिए जो पूछता है आप लोग के लिए 3 से अधिक को हम यहाँ बोलेंगे क्या, पॉलीसैकराइड। 3 से अधिक मॉलिक्यूल मोनोसैकराइड जुड़कर पॉलीसैकराइड बनाते हैं। 3 या उससे अधिक यूनिट मॉलिक्यूल किसके, मोनोसैकराइड के जुड़ जाएंगे तो उससे क्या बनेगा, पॉलीसैकराइड बनेगा। राइट। अब सिंपल सी बात है, ये गौर करेंगे, अधिकांश पॉलीसैकराइड, अधिकांश बड़े पॉलीसैकराइड जल में अघुलनशील होते हैं। अगर हमने बात करना है मोनोसैकराइड का, ये जल में घुलनशील होता है। मैं बात करूं डाइसैकराइड की, ये भी जल में घुलनशील होता है। ग्लूकोज को आप पानी में घोल सकते हैं और चीनी को भी पानी में घोल सकते हैं। किंतु पॉलीसैकराइड जैसे इसकी मॉलिक्यूल की मात्रा बढ़ती जाती है ये जल में अघुलनशील होते जाते हैं। ठीक है। और यही कारण है कि कई पॉलीसैकराइड को मनुष्य की आंत नहीं पचा सकती हैं। ये गौर करेंगे, छोटे यूनिट शर्करा के होंगे आपने डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन कई ऐसे पॉलीसैकराइड हैं जिसको मनुष्य की आंत या कई जंतुओं की आंतें भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। अब पॉलीसैकराइड एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या है आपका, तो गौर करेंगे स्टार्च। आपने देखा होगा कभी आलू उबाला होगा, आपने चावल बनाया होगा, चावल और आलू में पॉलीसैकराइड में स्टार्च मौजूद होते हैं जो मार के रूप में या तो आप फेंक देते हैं या कपड़ों को में यूज़ करते हैं। बट ये स्टार्च आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो सकते हैं, इसी कारण बहुत लोग उसका सेवन भी करते हैं। तो पहला हो गया स्टार्च, दूसरा हो गया आपका सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलीसैकराइड है। अधिकांश क्या, लगभग सभी पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सभी पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सभी पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति इसी सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये सेल्यूलोज इंसान या कई जानवरों के आंतों में डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये तो हो गए दोनों एग्जाम्पल किसके, पौधों के, यानी पौधों में मौजूद जो आपके पॉलीसैकराइड हैं वो स्टार्च हो गए, सेल्यूलोज हो गए। लेकिन एक एग्जाम्पल है आपका पॉलीसैकराइड का जो है आपका किसका, जंतु का, उसका नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये जंतु की
कोशिकाओं और मांसपेशियों में मौजूद। तो प्रश्न में अगर पूछता है कि निम्नांकित में कौन सा बहुशर्करा जंतु के लिए है, जंतु का है, ऑप्शन में दिया होगा स्टार्च भी, ग्लूकोज भी, डेक्सट्रोज भी, ग्लाइकोजन भी। आपका आंसर होगा ग्लाइकोजन। इवन इंसानी मांसपेशियों से लेकर सभी जानवरों की मांसपेशियों में भी ये ग्लाइकोजन जंतु बहुशर्करा के रूप में मौजूद होते हैं। अब प्रश्न ये पूछता है कि सेल्यूलोज के बारे में हमने कहा कि ये जंतु कोशिकाओं में के द्वारा, जंतु आंतों के द्वारा, चाहे वो इंसान हो चाहे कई जानवर हों, डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं। चलो अच्छी बात है, इंसान ने डाइजेस्ट नहीं किया, हम घास नहीं खाते, घास में या जितने भी चारा हैं सब में सेल्यूलोज भरा हुआ होता है। तो फिर ये गाय बकरी ये सब घास कैसे खाती है, कैसे डाइजेस्ट करती है? अभी तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे गाय हो चाहे बकरी हो, सेल्यूलोज का पाचन संभव नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा कि गाय चाहे बकरी के आंतों में, गाय में 4 पेट होते हैं जिसके एक पेट की थैली में बैक्टीरिया भरे होते हैं। खरगोश या बकरी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि हमारे अंदर है वो छोटे से रूप में हमारे अंदर काम नहीं करता है, लेकिन उन सबों में अपेंडिक्स जो उसको बोलते हैं, सीकम के रूप में काफ़ी बड़ा साइज का सीकम होता है। और सीकम में क्या भरे होते हैं? आपके बैक्टीरिया भरे होते हैं। और यही बैक्टीरिया सेल्यूलोज का पाचन, यही बैक्टीरिया सेल्यूलोज का पाचन अच्छे से करते हैं और उस बचे हुए सेल्यूलोज का बाकी पार्ट एब्जॉर्व कर लेते हैं ये जंतु। तो याद रखेंगे, चाहे गाय हो चाहे बकरी, चाहे कोई भी शाकाहारी जानवर क्यों ना हो, वो सेल्यूलोज खाते हैं लेकिन पचा नहीं पाते। उनको पचाने के लिए उनकी आंतों में या पेट में बैक्टीरिया का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा आपने कि शर्करा की बात करें तो कितने पार्ट हो गए? मोनोसैक्रिड, डाइसैक्रिड और पॉलीसैक्रिड। महत्वपूर्ण आपके लिए है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, पेंटोज शुगर में डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, और साथ में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के एग्जाम्पल। और पॉलीसैक्रिड में इतना ही इंपॉर्टेंट है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। इससे अधिक पीसीएस केजीएस में ना कभी पूछा है और उम्मीद है कि आगे भी नहीं पूछेगा। इतना आपको काफ़ी मदद करेगा, इतना काफ़ी है ग्लूकोज के लिए, आपके लिए। अब सिर्फ एक बात आती है कि ग्लाइकोजन के रूप में हमारी शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज मौजूद होता है। किस लिए? कि किसी कारण से अगर आप फास्टिंग पे आए तो ये ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वहाँ से कन्वर्ट होकर के कोशिकाओं को एनर्जी क्विक दे सकता है। हालांकि जब आपको पाचन पढ़ाऊँगा उसमें बताऊँगा कि कैसे एक्स्ट्रा ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो जाता है, अथवा जब आप भूखे हों तो कैसे एक्स्ट्रा फैट टूट करके ग्लूकोज में बदलता है और आपको एनर्जी प्रदान करता है। दोनों में बतलाऊँगा। और इसका जगह जो है उस जगह का नाम है हमारे शरीर का इकलौता लेबोरेटरी। आपको जान के अच्छा लगेगा कि हर इंसान के शरीर में या हर जंतु के शरीर में एक लेबोरेटरी साथ में रहती है जिसका नाम है लीवर। तो इस लीवर या यकृत में ये आपस में शुगर, फैट और प्रोटीन एक्सचेंजेबल है, जिसको कॉरिज साइकिल बोलते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तत्काल ग्लूकोज या फिर सैक्रिड के लिए, शर्करा के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन और आपका क्या बोलते हैं फैट। इसके बाद बायोमोलिकुलर पेपर कंप्लीट होगा। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।